हेलो बच्चों, 100 सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स फॉर जेई एडवांस की सीरीज में आज मैं आपके लिए लाया हूं प्रॉब्लम नंबर 4। ये प्रॉब्लम बड़ी स्पेशल है। अगर किसी भी बच्चे से पूछा जाए कि जेई एडवांस की प्रिपरेशन में वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक क्या है, तो शायद वो रोटेशन में रोलिंग मोशन की बात करेंगे। लेकिन ये टॉपिक और मुश्किल हो जाता है अगर हमारा ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिक है। मतलब अगर एक सिमेट्रिक रिंग या स्फीयर रोल करता हुआ आगे बढ़ रहा है तो शायद उसके लिए इक्वेशंस लिखना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स की, जैसे एक सेमी सर्कुलर रिंग, तो उसकी रोलिंग की कंडीशन लिखने में थोड़ी परेशानी हमको होती है। और आज हम इसी स्पेशल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। हम समझेंगे कि इस टाइप के केस में इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। तो चलो बच्चों, समझते हैं इस बात को। मैं आपके लिए एक स्पेशल प्रॉब्लम लाया हूं जिसमें हम बात कर रहे हैं एक सेमी सर्कुलर रिंग की। क्वेश्चन ये कह रहा है, अ सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ मास m रेडियस r इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन द पोजीशन शोन with its lower edge resting on horizontal surface. Find the minimum coefficient of static friction mu which is necessary to prevent any initial slipping of the ring. और अगर इनिशियल स्लिपिंग नहीं हो रही है मतलब हम रोलिंग कंडीशन की बात कर रहे हैं। देखो, नॉर्मल सिचुएशन और इस सिचुएशन में डिफरेंस क्या है, पहले तो आराम से इस बात को समझते हैं और फिर इक्वेशंस बनाएंगे, अप्लाई करना शुरू करेंगे। जब मैं सेमी सर्कुलर रिंग को देख रहा हूं तो मेरे दिमाग में पहली बात यह आ रही है कि इसका सेंटर जरूर यहां पर है, जिसको मैं O कह सकता हूं। लेकिन द थिंग इज, इसका सेंट्रोमास यहां पर नहीं है बच्चों। अगर मैं सेंट्रोमास को लोकेट करूं कि कहां पर है आखिर सेंट्रोमास, तो वो यहां कहीं होगा। और हम सब जानते हैं दैट दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी 2r बाय पाई। किसी भी सेमी सर्कुलर रिंग के लिए सेंट्रोमास का डिस्टेंस O से 2r बाय पाई के बराबर होगा। ये हमने डेरिवेशंस की है, हमें रिजल्ट्स याद भी हैं। अब आप ये सोचना शुरू करो कि ऑब्जेक्ट चाहे जैसा मर्जी हो, अगर मैं आपसे कहूं कि इस सेमी सर्कुलर रिंग के लिए जो इनिशियल रोलिंग मोशन है, हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को लोकेट करते हैं, कहां होगा? आप आ जाओगे कांटेक्ट पॉइंट पे। मैं इस पॉइंट को P बोल रहा हूं, तो मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा होगा? इट विल बी पासिंग थ्रू पॉइंट P परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्लियर है? तो ये अगर मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो पहला काम इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करोगे? देखो, मेरे दिमाग में क्लैरिटी है कि मैं सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की बात करना चाहता हूं, लेकिन स्टेप 2 में पहला स्टेप रहेगा कि मैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेफरेंस में पहले अल्फा कैलकुलेट करूंगा, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालूंगा। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया तो भाई सेंटर ऑफ मास का मोशन P पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखोगे तो है तो सर्कुलर ना, तो उसका एक्सेलरेशन लिखना आसान हो जाएगा। और एक बार वो एक्सेलरेशन हमको मिल गया तो हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में सेकंड लॉ की इक्वेशंस को लिख पाएंगे। तो पहला काम अल्फा कैलकुलेट करना है, जिसके लिए मैं रोटेशन कंसीडर कर रहा हूं अबाउट पॉइंट P। तो यहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों, हम सब कुछ अबाउट P लिख करके देखते हैं। अगर मैं P पॉइंट के अबाउट लिखूंगा तो पहली चीज, आप एक बहुत सिंपल सी इक्वेशन लिख पाओगे, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। जहां से मैंने जैसा बताया, टॉर्क अगर मैंने लिख लिया है तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब दूसरा सवाल यह है कि आखिर P पॉइंट के अबाउट टॉर्क जनरेट कौन करेगा, कौन सी फोर्सेस हैं? तो हमको फोर्सेस की अगर बात करोगे तो एक चीज दिख रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में सबको पता है नॉर्मल रिएक्शन होगा ही। इसके अलावा सेंटर ऑफ मास पर डाउनवर्ड फोर्स mg लगेगी बच्चों, ये इसका वेट हो गया। और इसके अलावा फ्रिक्शन, तो मैं फ्रिक्शन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शो कर देता हूं। इन तीन फोर्सेस के अलावा इस सेमी सर्कुलर रिंग पे कोई और फोर्स नहीं लग रही है। अब मेरा फोकस क्योंकि P पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखने पर है, तो मुझे यह दिखने लगता है कि नॉर्मल रिएक्शन एज वेल एज फ्रिक्शन, बोथ फोर्सेस आर एक्चुअली पासिंग थ्रू पॉइंट P। तो इनका टॉर्क P के अबाउट क्या होगा? 0। यहां पर P पॉइंट के अबाउट अगर किसी फोर्स का कोई टॉर्क है तो वो mg है, वेट है। तो मैं उसको लिखता हूं जरा, mg मल्टीप्लाइड विद, देखो मेरी mg फोर्स का ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया,
तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, दैट इज गोइंग टू बी 2r/पाई, जो कि हम लिख चुके थे, तो मैं यहां लिखूंगा 2r/पाई डिवाइडेड बाय, अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा, और एक छोटी सी बात यहां पर और इन्वॉल्व है, एक रिंग मास m रेडियस r, अगर उसके सेंटर से एक्सेस पास कर रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे mr², आधी रिंग का अगेन mr², बिकॉज मास इसका m है, ठीक है। तो O के अबाउट अगर मैं लिखूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो mr², पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे और P के अबाउट लिखेंगे ना, तो mr² प्लस mr², दैट विल बिकम 2mr²। तो मैं यहां पर ट्वाइस mr² इजीली रिप्रेजेंट कर सकता हूं। m कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, एक r भी बच्चों हट जाएगा, तो ऑब्वियसली अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, दिस इज g डिवाइडेड बाय पाई r। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन थी बच्चों जो हमने की है यहां पर, मतलब आप लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया कि एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा इस रिंग का जब इसको रिलीज किया जाएगा अबाउट पॉइंट P। एक बार अल्फा निकल गया ना तो बहुत आसान हो जाती हैं चीजें। देखो अगर मैं फोकस करूं अगेन सेंट्रो मास पर, तो सेंट्रो मास का मोशन P के अबाउट, जरा इसको लिखते हैं इस तरीके से, आपको दिख रहा है P से जोड़ दूंगा तो ये रेडियस जो है ना, मैं इसको RCM कह देता हूं, और इसके अबाउट देखने पर मोशन तो इस टाइप का सर्कुलर होगा ना, इसको अलग से बना करके देखते हैं। देखो ये मोशन होगा हमारे सेंट्रो मास का, और एक्सेलरेशन कुछ इस डायरेक्शन में है, जो O पॉइंट है वो यहां कहीं है, P पॉइंट सॉरी, और अगर मैं उनको ज्वाइन करूं तो इस तरीके से जोड़ सकते हैं। देखो बच्चों ये सब दिखाने के बाद ACM कितना होगा ये कैलकुलेट करना तो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो ही गया है, इसके बिना इक्वेशन आगे कैसे बनेगी। तो मैं ACM पर ध्यान देना शुरू करता हूं। अल्फा अगर मुझे पता है तो यहां से ही आपको दिख रहा होगा, रोटेशन के लिए अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो ACM की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा इंटू RCM। चलो भाई अल्फा तो तुम लोग निकाल ही चुके थे, g/πr इंटू RCM कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों क्या तुम जानते हो कि R/RCM कितना है, ये दिख रहा है सबको, ये रेडियस R है और ये RCM है, ये डिस्टेंस, ये भी RCM ही लिख देता हूं। तो आपको दिख रहा है कि R/RCM का मतलब है बेस ओवर हाइपनेस, जो कि cos थीटा बनता है। तो यहां पर मैं इजीली लिख सकता हूं कि ये जो ACM मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना, ये वैल्यू एक्चुअली कितनी हो गई है, g/π cos थीटा के बराबर। ये एक और रिजल्ट है जो मेरे लिए बड़ा जरूरी है, इसलिए मैं इसको भी एक बॉक्स में ही रखूंगा। तो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिले बच्चों हमको, हमने टॉर्क की इक्वेशन लगा करके अल्फा निकाला और फिर ACM निकाला, ठीक है। अब बेनिफिट क्या है, सपोज ये जो एंगल बन रहा है ना, मैं इसको थीटा बोल देता हूं, तो मेरे होशियार बच्चे ये समझ रहे होंगे ये एंगल कितना बनेगा बच्चों, ये भी तो थीटा बनेगा। मैंने इस एंगल को थीटा मान लिया है, तो भाई ये एंगल भी तो थीटा बनेगा, 90 माइनस थीटा, और ये थीटा। आप ACM के दो कंपोनेंट कर सकते हैं। इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा ACM cos थीटा, जबकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा ACM sin थीटा। देखो इस तरीके से एक्सेलरेशन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप ब्रेक कर देते हो तो बेनिफिट यह है कि दोनों डायरेक्शंस में न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन आप लिख पाओगे, और वही बेनिफिट हम लेने वाले हैं। मुझे म्यू चाहिए, ध्यान रखना। तो म्यू कैलकुलेट करने के लिए अब मैं सारा का सारा फोकस शिफ्ट कर रहा हूं फिलहाल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन पे। तो भाई क्या इक्वेशंस बन सकती हैं इसकी बात करते हैं। मैं थोड़ा पार्टीशन कर देता हूं इसे। अगर मैं यहां पर बच्चों वर्टिकल डायरेक्शन की बात करूं, ध्यान देना मेरा पर्पस यह है कि मैं एक ही स्लाइड पर सब कुछ दिखाऊं, तो फोकस रखोगे कि मैं कहां पर क्या लिख रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं। वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेस हैं, सबको दिख रहा है mg इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी आएगी बच्चों, हम लिख पाएंगे mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन, दैट हैज टू बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो आप लिख पाओगे m ACM, बच्चों ACM तो हम जानते हैं ना कितना है, इनटू साइन थीटा।
तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन की बात करोगे तो यहां पर आएगा g बाय पाई, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है सब जानते हैं, इट हैज टू बिकम टेन थीटा। तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? यस, इट इज mg, कॉमन ले लो, 1 माइनस टेन थीटा ओवर पाई, ये लिखा जा सकता है। समझ गए? अब नॉर्मल रिएक्शन अगर पता चल चुका है तो अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की। नॉर्मल रिएक्शन पता करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि फ्रिक्शन के लिए अगर मैं कुछ भी लिखूंगा आई हैव टू नो नॉर्मल रिएक्शन ना। तो अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, कौन सी फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट कर रही है सेमी सर्कुलर रिंग पे? इट इज फ्रिक्शन, एंड इट इज द ओनली फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ना। तो फ्रिक्शन के लिए आपकी इक्वेशन बनेगी, फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग हॉरिजॉन्टल विच इज एसीएम कॉस थीटा। अगर एसीएम कॉस थीटा लिखोगे, एसीएम बच्चों निकाल चुके थे, जी बाय पाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा करोगे, कॉस थीटा कैंसिल हो गया, बचा जी बाय पाई। लेकिन फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है म्यू एन। ध्यान दो, क्वेश्चन में हमको क्या कैलकुलेट करना था? मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसीलिए फ्रिक्शन को मैंने मैक्सिमम रख दिया है यहां पर। तो म्यू हमेशा मिनिमम आएगा, और म्यू कितना आएगा बच्चों? जरा वैल्यूज पुट करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन को क्या लिख सकते हैं? mg 1 माइनस टेन थीटा ओवर पाई, और इसको मैं इक्वेट करने जा रहा हूं mg बाय पाई से। तो मेरे बच्चों को समझ आ गया होगा कि mg तो गया, आप म्यू को क्या लिख सकते हैं बच्चों? यहां पर 1 ओवर पाई माइनस टेन थीटा। क्या टेन थीटा हम जानते हैं? हां जी, हम जानते हैं। देखो यहां पर अगर मैं टेन थीटा लिख दूं तो टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इज 2r बाय पाई, बेस तो r है ना बच्चों, तो 2 बाय पाई, टेन थीटा एक्चुअली यहां पर 2 बाय पाई के बराबर है। ये वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं तो आपको मिलेगा 1 ओवर पाई माइनस 2 ओवर पाई, या फिर इसको लिख सकते हैं पाई ओवर पाई स्क्वायर माइनस 2। ये कुछ म्यू की मिनिमम वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, इससे आपको एकदम एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है। समझ पा रहे हो बच्चों? इस पूरी कहानी को, इस पूरे कैनवास को समझने की कोशिश करो। आपने जानबूझ करके एक ऐसे ऑब्जेक्ट की बात की जिसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं है 2r बाय पाई डिस्टेंस पे। अब जब आप फोकस शुरू करते हैं कि कैसे इसको रोलिंग करवाएंगे, तो पहला ध्यान आपने ये रखा कि अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि कांटेक्ट पॉइंट था, हमने अल्फा कैलकुलेट कर लिया। बाय कैलकुलेटिंग अल्फा मेरा शुरू से टारगेट था एसीएम फाइंड आउट करने का। तो जब मैंने एसीएम को निकालना चाहा, ये सीधे से मेरे पास अल्फा इंटू आर के बराबर आ गया, और ये कैलकुलेशन मुझे लीड कर गई जी बाय पाई कॉस थीटा तक। एक बार एसीएम मिल गया तो मैंने उसके दो कंपोनेंट्स किए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, और एक्सटर्नल फोर्सेस की हेल्प से हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शंस में न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन लिखी। बहुत बार मैंने ये देखा है बच्चों, रोटेशन के क्वेश्चंस में आपको फोकस अल्टीमेटली करना होता है सेंटर ऑफ मास के मोशन पर। इस पर फोकस करने से एक्सटर्नल फोर्सेस का कैलकुलेशन आसान हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको अल्फा, कई बार ओमेगा भी फाइंड आउट करना पड़ता है। मैंने यहां पर इसको रिलीज किया इसलिए ओमेगा 0 है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी रोटेटिंग है तो आपको ओमेगा पता होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स लिखने के लिए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की इक्वेशन तो तभी बन पाएगी ना। तो ऐसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, आई होप ये प्रॉब्लम आपको ये बात सिखा पा रही है। हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे प्रॉब्लम नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।